पूर्वक समझते रहना। क्लियर अभी हो जाएगा, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। सबसे पहली बात तो बात करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास है क्या। संज्ञानात्मक विकास में एक शब्द जुड़ा हुआ है और उसका नाम है आपका संज्ञान। संज्ञान शब्द का मतलब होता है कॉग्निशन, यानी कि आपका ऐसी चीजें जो आपके ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड होती है, और ज्ञान जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो जितनी चीजें, जितनी क्षमताएं ब्रेन से संबंधित होती है वो सारी संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। अब वो क्या क्या हो सकती हैं देखो। इसमें आपका सबसे पहली चीज होती है आपकी सोचना, यानी कि कोई भी चीज आप सोचते हैं वो आपका। दूसरी चीज, आप उसको याद रख पाते हैं किसी भी चीज को, तो याद रखना यानी कि आपकी स्मृति। ठीक है। तीसरी चीज आपकी समस्या समाधान, आप समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं। आपका तार्किकता, आपके अंदर कितना तर्क है, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। आपके सीखने का तरीका भी इसी के अंदर आता है, इसके हिस्सा है आपका सीखने का लर्निंग स्टाइल, इसको बोल सकते हैं आप, लर्निंग स्टाइल। तो ये चीजें, जितनी चीजें आपके दिमाग से रिलेटेड हैं वो सारा का सारा संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है आपका। ठीक है। तो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी आपकी, यहाँ से मानसिक रूप से, मानसिक चीज से रिलेटेड होगी, वो संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। अब ये जो सिद्धांत दिया है इन्होंने, वो इसी पर्पज से दिया है कि आप बच्चे की इन क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये क्षमताएं बच्चे की उम्र के हिसाब से होती हैं। हर उम्र का बच्चा एक जैसी क्षमता नहीं रखता, हर उम्र का बच्चा अपनी अलग क्षमता रखता है। तो अगर आपको उस बारे में नहीं पता होगा, तो बच्चे को हो सकता है 8 साल के बच्चे को वो चीज आप पढ़ा रहे हो जो क्षमता 15 साल की उम्र में बच्चे में आती है। अब 15 साल में जो क्षमता आएगी, अगर वो कॉन्सेप्ट आप अभी पढ़ाने की कोशिश करोगे, तो बच्चे के दिमाग में उतना पावर है ही नहीं। भाई अंदर उतनी मेमोरी है ही नहीं जितनी आप उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो। अब फोन की मेमोरी है 10 GB, आप उसमें डाटा डाल रहे हो 20 GB, तो नहीं जाएगा ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस समय पे बच्चे का दिमाग कितना काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास आपका समझ में आपको आ चुका है। ठीक है। चलिए जी। अब यहाँ पे एक शब्द आता है अडेप्टेशन, जिसको बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन के दो हिस्से होते हैं, समायोजन और समावेशन। तो हम इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि समायोजन और अनुकूलन एक ही है क्या, एक नहीं है, अलग अलग है। समझ लो देखो, अनुकूलन क्या है आपका, कि बच्चे के अंदर या हमारे मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर अपने समाज के साथ एडजस्टमेंट करने की एक क्षमता होती है। होती कि नहीं होती है। आप किसी भी जगह पैदा हो जाए, किसी भी नई जगह पे चले जाए, आप कुछ दिन में वहां पे आप एडजस्ट हो जाएंगे। आपको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ पे आपके माँ बाप नहीं है, आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, खुद से खाना बनाना पड़ेगा, खुद से ही झाड़ू लगानी पड़ेगी। आप जाते हैं, आपको इतनी तकलीफ होती है, आपको नींद भी नहीं आती वहां पहले दिन। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद आप वहां पे रहना सीख जाते हैं, मस्त नींद आती है, खुद से खाना बनाते हैं, खाते हैं, मस्त जिंदगी आपकी होती है। तो आपने क्या किया, वहां पे जाके अडेप्टेशन कर लिया, अनुकूलन कर लिया। तो हर बच्चे के अंदर अपने समाज के, अपनी दुनिया के प्रति सामंजस्य बिठाने की एक क्षमता होती है, यानी कि उसके साथ अनुकूलन करने की एक क्षमता होती है, उसी को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। अनुकूलन बात समझ में आ गई। दूसरे शब्दों में, जब हम अनुकूलन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उस चीज को सीख रहे हैं। अनुकूलन का मतलब यही तो है कि वहां पे रहना हमने सीखा है, वहां पे चीजों को करना हमने सीखा है। तो जब आप चीजें सीख रहे हैं तो मतलब तो यही हुआ आपका कि आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि आप सीख रहे हैं, है ना। तो अनुकूलन का एक मतलब आपका सीखना भी हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, देख लो क्या कर रहा है। ये बच्चा ये तो बड़ा क्यूट लगता है मुझे, बहुत क्यूट लगता है ये। मैं इसको फोन में भी है मेरे। और ये देखो ये क्या हरकत कर रहा है, और इसका टैलेंट देखो आप, इसका टैलेंट देखो कि ये खंबे पे, मतलब दीवार पे ऐसे चढ़ गया बिना ग्रिप के, कोई चीज नहीं है। वो उसका टैलेंट देखो भाई, वो मजेदार है। देखो फिलहाल, अब ये जो अनुकूलन है इसकी दो प्रक्रियाएं हैं, आप दो प्रक्रियाओं से आप जो है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। एक तो समायोजन, एक है समावेशन। तो जब भी आप सीखते हैं कोई चीज, जब भी कोई नई चीज सीखते हैं, तो आप हमेशा अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए सीखते हैं। इतनी बात आपको पता है कि जब आप नई चीज सीखेंगे तो पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे। जैसे कि आप लिखना सीख रहे हो, तो उसका पूर्व ज्ञान क्या है कि आपको पेन पकड़ना आता है, आपको घसीट मारनी आती है, तो फिर आप लिखना सीखेंगे।
तो हमेशा आप पूर्व ज्ञान का, आप बाइक चलाना सीखना चाहते हैं, साइकिल चलानी आपको आती है, तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो गया कि आपको साइकिल चलानी आती है, उसका इस्तेमाल करके आप बाइक चलाना सीख जाएँगे। तो हमेशा आप पूर्व ज्ञान को इस्तेमाल करके नई ज्ञान को सीखते हैं। तो जब आप पूर्व ज्ञान को इस्तेमाल करके नया ज्ञान को सीखते हैं, तो उसको कहते हैं समावेशन, ठीक है? पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान। लेकिन अगर आपको नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पुराने ज्ञान में बदलाव करना पड़ जाए, तो उसको कहते हैं समायोजन। अब इनमें दोनों में अंतर ध्यान से समझो। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें नई चीज़ सीखनी होती है, तो हमारा पूर्व ज्ञान काम नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि पूर्व ज्ञान के यूज़ करके हम नया ज्ञान सीख लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नए ज्ञान को, नई चीज़ को सीखने के लिए पुरानी सीखी हुई चीज़ें काम नहीं आती। जैसे कि मान लीजिए आप आर्ट साइड के स्टूडेंट थे, अब आपने ग्रेजुएशन में जाके साइंस लेनी है। हालाँकि मिले ना मिले वो आपकी चिंता, तो आपके लिए वो पूर्व ज्ञान अब किसी काम नहीं आएगा। जो आप इतिहास पढ़ के आए हो, जो आप भूगोल पढ़ के आए हो, वो काम नहीं आएगा। अब आपको मैथ और साइंस अलग से ही सीखना पड़ेगा। तो आपको पूर्व ज्ञान में क्या करना पड़ा? बदलाव करना पड़ा। तो जब आप पूर्व ज्ञान में बदलाव करके नई चीज़ को सीखते हैं, तो आप समायोजन कहलाता है। जब आप पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई बदलाव नहीं करते और नए ज्ञान को सीख लेते हैं, तो वो समावेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? बताओ, ये दोनों शब्द आपके क्लियर हुए या नहीं? तभी आगे बढ़ूँगा मैं, वरना मज़ा नहीं आएगा। यस लिखो कमेंट में। किसका बच्चा गिर गया सर? गिरा थोड़ी है वो। गिरा कहाँ है? ये देखो पंकज जी क्या कर रहे हैं। एक दिन मेरी वाइफ का बच्चा भी ऐसे ही चढ़ेगा। अबे पंकज जी, वाइफ का बच्चा होगा, आपका नहीं होगा। हाँ, ऐसे बोलो कि मेरा बच्चा, फिर वाइफ का बच्चा ऐसे चढ़ेगा। तुम्हारा क्या नहीं? तुम क्या उसको ऐसे ही दे दोगे? तुम्हारा नहीं होगा वो। चलो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब ये देखो स्कीमा और स्कीम्स क्या होता है। स्कीमा और स्कीम्स क्या होता है आपका? दोनों लगभग एक जैसी है, सुनने में बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें अंतर है। क्या अंतर है? आपके दिमाग में आया हुआ हर एक विचार स्कीमा कहलाता है, आपका मानसिक विचार। लेकिन ऐसा विचार जिसको मानसिक विचार, लेकिन ऐसा विचार जो वास्तविक दुनिया में किया जा सके। मेरे दिमाग में विचार आया है कि मैं ऐसे चढ़ सकता हूँ, तो हाँ चढ़ सकते हैं, है ना? तो ये तो स्कीमा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मेरी शादी किसी परी से हो जाए। परी मतलब वो वाली परी जो पंखों वाली परी हुआ करती थी पुराने टाइम में। आजकल तो ये चीज़ें किस्से कहानी रह गई है, लेकिन लोग कहते हैं कि परियों की भी एक प्रजाति हुआ करती थी पहले टाइम पे। तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना? तो ये भी एक स्कीमा है, क्योंकि हाँ, ये भी एक कल्पना है जो वास्तविक दुनिया में हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा विचार आया है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो वो स्कीमा नहीं है। विचार सचेतन होना चाहिए और विचार ऐसा होना चाहिए जिसको डेली लाइफ में किया जा सके। मेरे मन मन में विचार आया कि मैं इस फैन को बंद कर दूँ, तो मैं कर सकता हूँ बंद करना तो ये स्कीमा ही है। तो मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा विचार आएगा जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, जिसको डेली लाइफ में यूज़ किया जा सके, उसको कहेंगे स्कीमा। लेकिन जब ये स्कीमा जो है मिल जाते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत सारे विचार मिलके कोई एक काम को अंजाम देते हैं। बहुत सारे विचार मिलके एक कहानी बुन देते हैं, तो उसको कहते हैं स्कीम्स। जैसे कि खाना बनाना है, तो खाना बनाने में बहुत सारे काम होते हैं। पहले आपको आटा लेना पड़ेगा, फिर उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, फिर उसको मलना पड़ेगा, फिर उसके गोले बनाएँगे, फिर बेलेंगे, फिर तवे पे डालेंगे, फिर सेकेंगे। तो ये पूरा क्या किया? काम तो एक ही था, रोटी बनाना, लेकिन उसके चरण क्या है? बहुत सारे। तो जब बहुत सारे चीज़ें, विचार मिल करके एक काम बनता है, तो उसको हम कहते हैं स्कीम्स। तो ये एक्चुअल में ये कह सकते हो कि स्कीमा का बहुवचन है। हालाँकि बहुवचन मानते नहीं है इसको, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है? आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि स्कीम्स जो है वो बहुवचन है। क्लियर हुआ इतनी बात? बताओ ये हो गया? सर होगी शादी आपकी परी से, मतलब पापा की परी से। अच्छा जी, प्रीति जी, कैसे-कैसे मज़े ले रहे हो, हाँ? आप अच्छा सिखाते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, उसने जनवरी 2024 में क्लियर किया था सीटेट। अच्छा, संध्या। थैंक यू जी संध्या जी, और थैंक यू अपनी दोस्त को बोल देना, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है।
जी, एक बार अकोमोडेशन और एसिमिलेशन क्लियर कर दीजिए। अभी तो किया था, अभी नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ? गुड इवनिंग टीचर जी। जी, मन्नत जी, गुड इवनिंग। आ गए आप? लेट हुए आप काफ़ी ज़्यादा आज। देखो, अभी तो क्लियर किया था। अकोमोडेशन में क्या होता है कि आपको अपने पूर्व ज्ञान में चेंज करना पड़ता है। जैसे समझो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ सिंपल सा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। हमने एक बच्चे को ये सिखाया बचपन में कि जो पक्षी होते हैं ना, जो उड़ते हैं और जिनके पंख होते हैं, वो पक्षी होते हैं। जनरल बात है, आपको भी पता है ये बात। जनरली जो उड़ सकते हैं और जिनके पंख होते हैं, वो पक्षी कहलाते हैं। ये मैंने बच्चे को सिखाया। तो ये कहलाएगा समावेशन, कि हम बच्चे को अभी पता नहीं था पक्षी की अवधारणा, हमने उसको नई चीज़ सिखा दी बच्चे को। तो ये क्या हुआ समावेशन, कि उसके ज्ञान में एक चीज़ ऐड कर दी हमने। तो ये तो समावेशन हो गया। बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हुआ, उसने देखा चमगादड़ उड़ती हुई जा रही है। एक चमगादड़ जा रही है आसमान में ऐसे-ऐसे। तो उसने कहा देखो एक पक्षी जा रहा है। तो उसके पापा कहते हैं कि ये पक्षी नहीं है। बच्चा कहेगा ब बुद्धि खराब कर रहे हो, बचपन से सिखा रहे हो 4 सालों से कि जो उड़ सकता है उसको पक्षी कहते हो, अब कहते हो चमगादड़ पक्षी नहीं है, फिर क्या है ये? तो उसके पापा कहते हैं ये स्तनधारी है, चमगादड़ पक्षी नहीं होता। चमगादड़ स्तनधारी होता है क्योंकि चमगादड़ बच्चे देता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपने मुझे बचपन में सिखाया ही नहीं, आपने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है ना, तो बच्चे का दिमाग खराब कर दिया आपने। अब क्या होगा कि बच्चे के साथ में बुरा हुआ, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान था, उस पे फुल स्टॉप लग गया। अब बच्चे को अलग से सीखना पड़ेगा कि भैया कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो उड़ भी सकते हैं और उनके पंख भी हैं, लेकिन वो पक्षी नहीं है भैया, पक्षी अलग चीज़ है और स्तनधारी एक और कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। तो अब यहाँ पे पूर्व ज्ञान में क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा। जो उसका पूर्व ज्ञान था ना कि सारे ही पक्षी ऐसे होंगे जिनके पंख होंगे, जो उड़ सकते हैं, वो सब पक्षी होंगे। तो अब उसको अपने पूर्व ज्ञान में चेंज करना पड़ा, इसलिए अब होगा समायोजन। तो ये जो चीज़ सीखी है ना चमगादड़ स्तनधारी है, ये समायोजन है। यानी कि ये अकमेंडेशन है। अब क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? अगर अभी भी ना कहोगे ना फिर मैं हाँ, अब बताओ हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? सर इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हमारी वाली ने बताया था, वो भी इसी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ी है। हमारी वाली? मतलब घरवाली या गर्लफ्रेंड? हाँ? कैसी-कैसी बातें करते हो? थोड़ा क्लियर बोला करो भाई साहब। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? टेंशन तो नहीं हो रही ना दिमाग में कोई? चलो बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करते रहो सब लोग, ठीक है? चलिए देखो ये एक और क्यूट बच्चा, है ना? मस्त है ना देखो? ये मुझे बहुत क्यूट लगता है ऐसे। ऐसे मतलब सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है, जैसे कुछ सोच रहा है। इसके मम्मी ने कुछ बोला होगा इसको तो सुन रहा है कि तुम ही हो वो जो मेरे पापा का खून पीती हो। है ना? देखो, संरक्षण क्या है आपका और अधिसंज्ञाना क्या है आपका? किसी ने पूछा था ना अभी अधिसंज्ञान क्या है? अब समझ लेना अधिसंज्ञान क्या है। पहले बात करते हैं संरक्षण क्या है? कंज़र्वेशन क्या है? संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा इसको कि एक हमारे पास में एक कोई वस्तु है और वो वस्तु ऐसी है जो मूल तत्व है, जैसे कि मिट्टी है। मिट्टी लेते हैं, ज़मीन से जो मिट्टी उठाई आपने, जो कुम्हार मिट्टी उठाता है, बर्तन बनाता है, वो मिट्टी है, खेत में मिट्टी होती है, आप सबको पता है। हमने क्या किया मिट्टी उठाई और मिट्टी से हमने एक कुम्हार का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मिट्टी लेके आया कुम्हार, कुम्हार ने उस मिट्टी से एक घड़ा बनाया, ठीक है? उसने घड़ा अलग रख दिया साइड में। फिर उसने सेम मिट्टी उठाई, उसने उस मिट्टी से एक थाली बना दी, है ना? फिर उसने सोचा कि यार ये थाली अच्छी नहीं बनी, इसको तोड़ देते हैं। उसने उसको फोड़ा, फिर से मिट्टी को गीला किया, फिर से मिलाया और मिला करके उसने इस बार जो है उससे एक गुल्लक बना दी। अब उसने सोचा गुल्लक तो बिकती नहीं है आजकल, आजकल तो पैसे कोई गुल्लक में डालता ही नहीं है। उसने फिर उसको फोड़ के उसने उसको जो है मिट्टी को गीला किया और उसने उसके बाद में सुराही बना दी उसकी एक। तो यहाँ पे हमें ये सीख मिल रही है कि मिट्टी तो मिट्टी थी और जितने भी बर्तन बने, वो सब अलग-अलग आकार के हैं, उनके नाम भी अलग-अलग हैं। ध्यान से समझना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तत्व के यानी कि मिट्टी के आकार बदल जाने से या मिट्टी की आकृति बदल जाने से या उसका नाम बदल जाने से मिट्टी का मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। मिट्टी तो मिट्टी है, घड़ा भी मिट्टी का ही है, सुराही भी मिट्टी की है, तगारी भी मिट्टी की है, इंसान भी मिट्टी का है। तो मिट्टी ही है, चाहे उसके कितने ही रूप बदल लो आप। तो जब बच्चा ये समझ जाए कि मूल रूप और उसके द्वारा बनाए गए जो और रूप होंगे, रूप ही कह लो इसको, है ना? समरूप कह लो।
यानी कि इसके द्वारा किसी भी चीज का आकार बदल जाने से, उसकी आकृति बदल जाने से उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब ये अंतर बच्चा समझने लग जाए तो इसको हम कहते हैं संरक्षण। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं जो असली में जो सीटेट में पूछा जाता है। पर्यावरण के बारे में प्रश्न आता है कि आपका जो पर्यावरण है, हमारी जो पृथ्वी है पूरी, उसके ऊपर पर्यावरण है, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब चीजें हैं। तो उसमें हर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। उसमें कभी मौसम बदलता है, कभी गर्मी आएगी, कभी बारिश हो जाएगी, कभी आपको सर्दी लग जाएगी। कई बार पेड़ कम हो जाते हैं, वहां पे घर बना दिया आपने। कुछ 100 सालों 200 साल के बाद वो घर सब टूट जाएंगे, वो फिर से जमीन बंजर हो जाएगी, वहां पे फिर से पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो ये परिवर्तन तो चलता रहता है, लेकिन जो असली प्रकृति है, जो असली धरती है, जो वातावरण है, जो पर्यावरण है एक्चुअल में, उसमें कुछ नहीं बदलता। पर्यावरण अपने आप में पर्यावरण ही रहेगा। उसके ऊपर चेंजिंग होते रहते हैं छोटे मोटे। तो छोटे मोटे चेंजिंग होने से मूल चीज में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये बात समझ लेना ही संरक्षण है। अब बताओ संरक्षण क्लियर हुआ या नहीं हुआ? संरक्षण की बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? ऐसा देखकर लग रहा है कि ये पक्का अपने मम्मी पापा पे गया है। अच्छा, ये बच्चा तत्व एक ही है और रूप अलग अलग हो जाता है बहुत। यही यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो बोले अभी लड़की वाला आ रहा है, कौन कौन बोल रहे हो भाई? हाँ, शादी की बात चल रही है क्या? लेकिन चमगादड़ का मतलब इंग्लिश में बताओ। बैट बोलते हैं, बैट। बैट होता है चमगादड़। इस बैटमैन नहीं सुना आपने? बैटमैन की फिल्म आई थी, तो बैटमैन इसीलिए तो उसका नाम रखा है कि वो चमगादड़ जैसा दिखता था वो। तो बैट होते हैं, आपको चमगादड़ बोलते हैं। हाँ ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, वेरी गुड। अब आता है अधिसंज्ञान। तो अधिसंज्ञान का मतलब होता है आपका जितने, जो हमारी खुद की जो पर्सनैलिटी है या जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं, जब हम अपनी मानसिक क्षमताओं को समझ जाएं, यानी कि अपनी समझ को जान लेना ही आपका अधिसंज्ञान कहलाता है। कि मेरी स्मृति कैसी है आपको पता होता है। मैं एक चीज को याद करूं, अगर किताब को पढ़ा, तो मुझे कितने दिन तक वो चैप्टर याद रहेगा? कोई कहेगा मुझे कल तक याद रहेगा, किसी को वो 2-3 दिन तक याद रहेगा, मैं कहूँ मुझे 1 महीने तक याद रहेगा, कोई और कहेगा मुझे 4 महीने तक याद रह जाएगा। तो सबको अपना पता रहता है कि मुझे जो है 1 हफ्ते बाद इसका रिवीजन करना पड़ेगा, वरना मैं इसको भूल जाऊंगा। उसके अलावा उसको ये भी पता होता है कि मैं लिख करके चीज़ों को सीखता हूँ या पढ़ करके सीखता हूँ, या कोई दूसरा बंदा मुझे समझाएगा तब मैं सीखूंगा। तो आपको ये भी पता होता है। जब आपको ये बात पता चल जाए कि आपका लर्निंग स्टाइल, आपका मेमोरी, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी क्षमता कैसी है, तो इसका मतलब वही गुण आपका अधिसंज्ञान कहलाता है। तो कुल मिला के अपनी समझ को समझ लेना, अपनी समझ को समझना ही आपका अधिसंज्ञान है। ठीक है, ये बात समझ गए? अधिसंज्ञान इसको कहते हैं आप। ठीक है, मेटाकॉग्निशन इसी को कहते हैं। अब आता है आपका खोज और निर्माण का सिद्धांत। ये जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक छोटा सा हिस्सा है, खोज और निर्माण। इसका मतलब ये होता है कि ये जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है या जो भी डेवलपमेंट को प्राप्त करेगा, वो खुद से करके करेगा। यानी कि कोई भी उसको सिखा नहीं सकता कि नकल करके सिखा दिया जाए। या बच्चा नकल के द्वारा नहीं सीख सकता, बच्चे को उस काम में लगना ही पड़ेगा। तो इसका असली मतलब यही है, इसका असली मतलब है रचनावाद। और रचनावाद का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें ज्ञान की रचना हो। संरचनावाद लिखा है मैंने, जिसमें बच्चा खुद से ही करे काम को। चाहे उसकी हेल्प बड़ा कर रहा हो कोई व्यक्ति, मैं हेल्प कर दूंगा बच्चे की, लेकिन बच्चे को लगना उसको खुद को पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोर्ड पे कुछ लिख दिया, उसने कॉपी पे उतार लिया और वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे को खुद से ही उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से ही सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा सीखेगा। इसको कहते हैं खोज और निर्माण का सिद्धांत। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आती हैं आपकी अवस्थाएं, और अवस्थाओं के गुण ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है ना? अवस्थाओं के गुण जान लेना। सिद्धांत की अवस्थाएं क्या क्या है आपकी? पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। ये आपकी जन्म से 2 साल तक की होती है। जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है। दूसरी अवस्था होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से 11 वर्ष तक की होती है।
चौथी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो 11 साल से लेके 18 साल तक होती है ना? ये कुछ लोग 11 से 15 मानते हैं, लेकिन कुछ 11 से 18 मानते हैं। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि 11 से ऊपर है। तो ये तो सिर्फ़ इनके नाम हैं, बाकी मैं इसके गुण आपको कैसे याद रखने हैं, वो बताते हैं। ठीक है? क्या बोल रहे हो भाई? सर बहुत परेशान है क्योंकि मेरे बेटा ने हाथ काट लिया। तो आप अपने बच्चे को देखो भाई, बाद में देख लेना क्लास, ठीक है? बच्चे की केयर करो आप पहले तो जाके। सर की क्लास को शादी.com बना रखा है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा कुछ। भाई साहब पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बहुत हो गई बातें, है ना? बातें हों तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से होनी चाहिए, जो बातें यहाँ पे हैं। देखो, तो संवेदी गामक अवस्था जो है वो आपकी जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा है, यानी कि शिशु है आपका, सबसे छोटा बच्चा है, अभी बच्चा पैदा हुआ, जन्म से 2 साल तक ये रहेगी। इस अवस्था में क्या-क्या गुण होते हैं आपके? सबसे पहला गुण तो यही है जो इसके नाम में छुपा हुआ है। नाम में क्या है? संवेदना। संवेदना मतलब जो आपकी जो ये संवेदनाएँ होती हैं, इंद्रियाँ होती है, जैसे कि देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, ये चीज़ें हैं आपकी संवेदना। तो बच्चा संवेदनाओं पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। वो ये बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। वो यहाँ से नहीं सीखता, वो हाथों से देख करके चीज़ें देखेगा, वो देख के उसके दिमाग में जो पिक्चर क्लिक होगी बस उतना उसको आता है। उसके अलावा प्रोसेसिंग का मामला नहीं है अभी। अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाएगा कि इसमें और क्या चीज़ें हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं सोचता, ठीक है? और बाकी मोटर होता है, यानी कि गामक, यानी कि चीज़ों को करके सीखता है कि बच्चा एक्टिविटी उसके अंदर रहती है, चीज़ों को तोड़ना-फोड़ना रहता ही है। अब गुण क्या-क्या हैं इसके, ये देखो। जैसे कि वस्तु स्थायित्व गुण है, वस्तु स्थायित्व होता है आपका एक्चुअल में कि जब बच्चा छोटा होता है 3-4 महीने का, तो उसको जो चीज़ उसके सामने होती है उसका तो उसको पता रहता है कि इसका अस्तित्व है मेरे सामने। आपने उसके सामने से हटा दी, अब उसको भूल जाता है वो। उसको देखने की कोशिश भी नहीं करता, ढूँढने की कोशिश भी नहीं करता। उसको लगता है कि जो चीज़ सामने है, वो इस दुनिया में अवेलेबल है, एक्ज़िस्ट करती है, वरना तो नहीं करती है। एकदम भूल जाता है। लेकिन बच्चा जब थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है 16-17 महीने का, तब उसके अंदर जो है ये चीज़ आ जाती है कि अगर मेरे सामने से वो चीज़ हटा दी गई है, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं और कहीं है। तो वो उसको ढूँढने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में इमेजिनेशन आती है कि वो चीज़ इन्होंने मेरे घरवालों ने छुपा दी है। कोई खिलौना मुझसे छुपा दिया है, वो है यहीं यहीं कहीं। तो ये चीज़ होती है आपकी, है ना? अभी जैसे ये बच्चा इसके पीछे भाग रहा है, तो इसका मतलब इस वस्तु स्थायित्व का गुण इसके अंदर है, ठीक है? फिर आता है, और ये वस्तु स्थायित्व का गुण ना आपका आ जाता है आपका 18 महीने से लेके 24 महीने के बीच में आपका, ठीक है? तो ये रहेगा तो पहली स्टेज में, क्योंकि पहली स्टेज आपकी 24 मंथ तक की है। फिर आता है आपका अनुकरण। अनुकरण होता है आपका इमिटेशन, यानी कि किसी को देख करके उसके जैसी नकल करना। जैसे कि इस वीडियो में देखो आप, ये बच्चा जा करके और बिल्कुल जैसे इसके पापा खड़े थे ऐसे पैर क्रॉस करके, वैसे ही जाके वो खड़ा हो जाता है ना? तो ऐसी हरकतें आपने भी देखी होंगी, आपके बच्चे ने भी की होगी, बहुत करते हैं। आवाज़ का अनुकरण भी करते हैं, जैसी आवाज़ आप निकालते हैं वैसे बच्चे भी निकालते हैं। तो अनुकरण बच्चा इस स्टेज में करने लगता है, अनुकरण में बहुत धोखा खाते हैं सब लोग। कई बार वो लगा के आ जाते हैं सेकंड स्टेज, तो ये ध्यान रखना है। वृत्ति-वृत्ति क्रियाएँ क्या होती हैं आपकी? ऐसी क्रियाएँ जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो ऑटोमैटिक क्रियाएँ हैं, उनको प्रतिवर्ती क्रियाएँ कहते हैं। जैसे कि हमारी पलक झपकना, तो पलकें झपकना प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसको आप रोक नहीं सकते। ये ऑटोमैटिक है, आप सो रहे हैं तो फिर तो आँखें बंद है, लेकिन जाग रहे हैं, तो आपका अगर ध्यान नहीं भी है, तो भी पलकें अपनी झपक रही हैं, अपना काम कर रही है। अगर आपके सामने कोई खाने की फ़ेवरेट चीज़ आ जाए, जैसे कि नींबू वगैरह आ जाए, मैंने अभी नींबू का नाम लिया, उसको काट के आधा और उसका नींबू का रस थोड़ा-सा आपकी जीभ पे डाल दिया जाए, तो कैसा टेस्ट होगा? तो कुछ लोगों के मुँह में अभी पानी आ गया होगा, वरना बताओ यस, नो, है ना? तो अभी आपके दिमाग में मुँह में पानी आ जाएगा ऐसी बात को सुन के। तो ये क्या है कि ऑटोमैटिक प्रक्रिया है, ये इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो बच्चों के अंदर ये ज़्यादा होती हैं। बच्चों के अंदर प्रतिवर्ती क्रियाएँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं शेष अवस्था में। उनकी सारी ही काम ऑटोमैटिक होता है। ये भी ऑटोमैटिक होता है ना? ये आपको पता है। तो वो चीज़ें भी, क्योंकि उनको उस चीज़ पे भी कोई कंट्रोल नहीं है उनका। हाथ और आँखों से ज्ञान प्राप्ति, यानी कि वही चीज़ इंद्रियों से सीखना, टच करके ही सीखेगा बच्चा जो भी चीज़ करेगा। आपका अगर सामने कोयला भी पड़ा है तो उसको उठा के मुँह में रख लेगा, सोचेगा खाने की चीज़ है, टेस्ट करके देखेगा, जब अच्छी नहीं लगेगी तब फेंकेगा। तो करके ही देखता है वो बच्चा जो चीज़ें। मानसिक चित्रण होता है आपका कि चीज़ों को बच्चा सिर्फ़ उसकी बनावट के आधार पे जानता है। ना उसको नाम पता होता है उसका, ना उसको उसका गुण पता होता है, कुछ नहीं पता होता। तो जैसे कि उसको एक बिस्किट आप देते हैं खाने के लिए, वो गोल होता है आपका,
और अगर वो ऐसा ही कोई गोल चीज़ मिट्टी की उसने देख ली, गाड़ी का पहिया देख लिया मान लो उसने, जो गाड़ी होती है खिलौने की उसका जो पहिया होगा, तो वो उसके जैसा दिख रहा है चूँकि कि बिस्किट के जैसा ही है, तो वो उसको भी मुँह में रख लेगा खाने के लिए। क्योंकि वो सिर्फ़ बनावट के आधार पे ही चीज़ों को जज कर पाता है, उसको उसके गुण नहीं पता होते। तो बनावट के आधार पे चीज़ों को जज करना ही मानसिक चित्रण कहलाता है। ठीक है? बाकी खिलौने खिलौने तोड़ना, खिलौने से खेलना-वेलना, ये तो इस स्टेज में रहता ही है। ठीक है? और ये वीडियो आप देखो कितनी मज़ेदार है, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग की वजह से आपको दिखाई। ये वीडियो देखो खाने का बहुत मतलब वो रहता है, उत्तेजना रहती है बच्चों के अंदर इस स्टेज में। ये देखो इसको देखते ही, ये भाई साहब का एक्सप्रेशन देखो। देखो, देखो, ये बच्चा कैसे अपने पापा के जैसा कर रहा है सेम, हाँ। सर सब अपने-अपने बेटे के बारे में बोल रहे हैं, जिनकी शादी ही नहीं हुई वो क्या करे? जिनकी शादी नहीं हुई वो वो इंतज़ार करो, है ना? ये फ़न्नी है बहुत, अच्छा, ये, है ना? चलो। सर बीच में ब्रेक है क्या? ले लेंगे ब्रेक ले लेंगे एक छोटा-सा, अभी अभी नहीं ले रहे, थोड़ी देर बाद लेंगे, अभी थोड़ा-सा और होने दो, है ना? मेरा बच्चा नहीं हुआ क्योंकि मेरा अभी तक शादी अबे यार तुम बच्चे-बच्चे अब तुम मेरे से मार खाओगे सब के सब। मेरा बच्चा नहीं हुआ क्योंकि मेरी शादी नहीं कर लो शादी से पहले जाओ, कर लो बच्चे। हाँ यार, ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हो। अबे जब शादी हो जाएगी तो बच्चे भी हो जाएँगे। हम भी तो बैठे हैं अभी, हमारी कौन-सी हो गई? समझते ही नहीं हो बात को। चलो। बच्चे देखे तो है ना दुनिया में, करने ही ज़रूरी है। दूसरों के बच्चे होंगे, भाभी के होंगे, जीजा के होंगे, किसी के तो होंगे, उनके साथ खेल लो जाके। देखो, अब बात करते हैं जो इसके गुण हैं, उसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने। तो उस ट्रिक को याद करोगे तो आपको आसानी से ये याद रह जाएँगे कि पहली अवस्था में कौन-कौन से गुण होते हैं, ठीक है? देखो, अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएँ पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। क्या कह रहे हैं? अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। ये लाइन आपको याद रखनी है। अब आपको पहली अवस्था के सारे गुण याद हो जाएंगे। कैसे? अनु और करण से बन जाएगा आपका अनुकरण, है ना? अनुकरण बन जाएगा आपका। प्रीति से बन जाएगा आपका प्रतिवृत्ति क्रियाएं। लो यहाँ पहुंचा दिया मैंने, ठीक है? फिर आया आपका कुछ वस्तुएं, तो वस्तु से बन जाएगा आपका वस्तु स्थायित्व। फिर आया आपका मन से चित्रित की, यानी कि मन से चित्रित मानसिक चित्रण हो जाएगा इससे, ठीक है? मानसिक चित्रण। ठीक है? परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए, तो खिलौने मतलब खिलौनों की अवस्था हो गई आपकी, है ना? खिलौने से तो खिलौने ही हो गए आपके। फिर हाथों से, हाथों का मतलब हो गया आपका कि इंद्रियां, हाथ नाक ये सब टच करके सीखना, तो ये इसका मतलब हो गया इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। तो देखो सारे गुण आपके इसमें समाहित हो गए, जितने भी गुण है पहली अवस्था के, वो सारे ही गुण इसके अंदर आ गए आपके, ठीक है? आगे कि नहीं आगे? तो इसको याद करो लाइन को जल्दी से। बेबी ना दिखाओ सर, और नहीं तो सब बेबी की माँ ढूंढने निकल जाएंगे। अच्छा, और जो लड़कियां हैं वो पापा ढूंढने निकल जाएंगी, हाँ? अरे ढूंढो ढूंढो यार, इस उम्र में नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे? कर लो। हाँ, ढूंढ लो जाओ। हमारी मैम ऐसे बोलती थी जब हम कॉलेज में थे ना। अगर मैम देख रही हो वीडियो, अगर मैम देख रही होंगी तो शायद फिर बाद में मुझे सुनाएंगी। तो मैम जी, पूरी रेस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ मैं, मजाक में, ठीक है? हमारी मैम कहती थी ऐसे कि हम ऐसे होते थे ना, मतलब लड़कों को कहती थी, जैसे कहीं घूमने जाते थे टूर वगैरह पे कहीं पे, तो लड़कों से कहती थी अब देख लो उधर कितनी सुंदर लड़की जा रही है। अब नहीं देखोगे तो क्या बुढ़ापे में मेरी उम्र में देखोगे क्या? देख लो जाके। ऐसे ऐसे मजे लेती थी, मतलब मैम थोड़ी फनी टाइप से। चलो, सेकेंड स्टेज आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो है आपकी 2 साल से लेके 7 वर्ष तक की होती है आपकी, ठीक है? तो इसके गुण क्या क्या है भाई? आपके दूसरी अवस्था में क्या क्या चीजें बच्चा सीख जाता है? पहला है आपका सूचकता। अब सूचकता क्या है आपका, ध्यान से समझो। सूचकता है
एक चीज का दूसरी चीज से कनेक्शन बनाना, या एक शब्द का वास्तविक चीज से कनेक्शन बनाना। जैसे कि दूध है आपका, तो दूध शब्द नहीं पता बच्चे को, लेकिन दूध की बोतल देख के एकदम से फड़फड़ाने लगता है, लाओ लाओ जल्दी लाओ, है ना। बच्चा पालने में लेटा है, उसके पास दूध की बोतल ले जाओगे ना, पूरे हाथ पैर ऐसे हिलाने लग जाता है, हाँ हाँ, लाओ लाओ जल्दी से लाओ। उसको पता है खाने पीने की चीज है ना, लेकिन उसको उसका नाम नहीं पता। उसको नहीं पता उसको दूध कहते हैं। तो उसको बच्चों से वैसे भी हम अलग अलग टाइप के नाम यूज करते हैं। दुद्धू बोलते हैं और बुब्बू बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, मुझे पूरा नहीं याद है। लेकिन ऐसे अलग अलग टाइप के नाम यूज करते हैं गाँव में, या आप लोगों के, सब लोग अलग-अलग टाइप से, तो उसको असली शब्द नहीं बताते, और जब वो बड़ा होता है तब उसको असली शब्द बताते हैं। बस बचपन में बता दो, क्या दिक्कत है? तो कुल मिला के किसी शब्द का उसकी वास्तविक चीज़ से कनेक्शन बनाना, या किसी आवाज़ का वास्तविक चीज़ से कनेक्शन बनाना ही सूचिकता है। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें, तो हम चूड़ियों की आवाज़ से पता चल जाता है कि मम्मी आ रही है, या पायल की आवाज़ से पता चल जाता है। हम सो रहे हैं, है ना? और सुबह-सुबह किचन से चूड़ियों की आवाज़ आ जाती है, तो हमें सोते हुए पता चल जाएगा मम्मी किचन में आ चुकी है और खाना बन रहा है। पता चलता है ना? तो ये भी सूचकता का ही गुण है। बच्चा अपनी मम्मी की आवाज़ से ही पहचान लेता है कि मम्मी आस-पास है। एक छोटा बच्चा भी, वो भी। तो इसको सूचकता कहते हैं। ठीक है? सूचकता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ओके जी? एनवायरनमेंट, अस्थिर क्या होता है? नहीं, ठीक से लिखो भाई, मैं समझा नहीं। एक्सपीरियंस है सर आपको। किस चीज़ का एक्सपीरियंस बता रहे हो भाई? हाँ? किस चीज़ का? पढ़ाई का या किसी और चीज़ का तो नहीं कह रहे? भाई साहब, आप लोगों से डर लगता है आपके कमेंट में किसकी कहाँ चला जाए। देखो, सूचकता तो ठीक है, आपकी समझ में आ गई। अब आते हैं केंद्रीयता। केंद्रीयता क्या है कि बच्चा जो है वो किसी एक थॉट के ऊपर केंद्रित रहता है, मतलब कहते हैं ना कि सोच जो है उसकी केंद्रित होती है, ज़्यादा वाइड नहीं होती। तो बच्चा दुनिया को अपने नज़रिए से देखता है। तो जैसे कि जैसे जब किसी को प्यार होता है ना, तो वो भी केंद्रीयता का शिकार हो जाता है। उसको वो लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है। उसको लगता है कि यही जन्नत से आई हुई हूर है हमारे सामने, है ना? बाकी दूसरा देखता है, उसका दोस्त जब उससे बताता है ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देख कितनी सुंदर। सुंदर? अबे तुझे कोई और नहीं मिली? हाँ, तो वो तो कहता है, लेकिन उसके लिए वही सब कुछ है। तो उसका जो ध्यान केंद्रित है, वो वहीं पर केंद्रित है। अब वो दुनिया को अपने नज़रिए से देख रहा है। वहाँ पे कहीं लड़ाई हो रही है, वो कह रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से, देखो वो लोग गाना गा रहे हैं, देखो कितना प्यारा गाना गा रहे हैं, वहाँ पे थप्पड़ चल रहे हैं उनमें। तो चीज़ को, दुनिया को अपने नज़रिए से देखना ही केंद्रीयता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा जैसे आटा होता है ना, आटे से बच्चा जो है साँप बनाता है ऐसे घुमा-घुमा के। मैंने भी बनाया बचपन में, आप लोगों ने किया होगा। आटा लेते हैं ना, गीला वाला आटा, ऐसे-ऐसे करके वो लंबा सा हो जाता है, फिर हम मम्मी को डराते थे, "मम्मी साँप" ऐसे वाला। तो हमको पता है कि वो आटा है, लेकिन बच्चे की नज़र में क्या है, वो साँप है तो साँप ही रहेगा वो। तो इस तरह से बच्चा जब गेम खेलता है, तो खेलते टाइम भी क्या करता है बच्चा, कुछ भी चीज़ उठा के, झाड़ू को उठा के यहाँ रख देगा, कहेगा कि ये रानी है। वो झाड़ू नहीं, वो रानी है। और फिर उधर से दूसरी चीज़ वाइपर उठाएगा, ये राजा है। तो वो झाड़ू को और वाइपर को उसने राजा-रानी बना दिया। उसकी सोच में वही है। तो वो दुनिया को अपने नज़रिए से देखता है, इसलिए उसको कहते हैं केंद्रीयता। जीववाद क्या है भई आपका? जीववाद है आपका कि निर्जीव चीज़ों को जीवित समझ लेना, जिनमें गति होती है। तो जैसे कि गाड़ी होती है, गाड़ी तेज़-तेज़ चलती है तो वो उसके अंदर गति है, तो बच्चा कहता है कि इसके अंदर जीवन है, ये जीवित है तभी तो चल रही है, ये चल कैसे रही है? हवाई जहाज़ उड़ रहा है, वो कहेगा ये भी जीवित प्राणी है, क्योंकि वो उड़ रहा है। तो निर्जीव चीज़ों को जीवित समझ लेना क्या कहलाएगा? जीववाद कहलाएगा। विचारों की अनुत्क्रमण्यता, यानी कि बदलाव होता रहता है, विचारों में नई-नई चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा इतनी होती है, नई-नई चीज़ों को जानना, एकदम से क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है इस उम्र में। प्रतीकात्मक खेल होते हैं, यानी कि प्रतीकात्मक खेल वही हैं जो भी मैं बता रहा था। जैसे कि ये आटे से वो बना लिया उसने, तो एक प्रतीक है ना वो भी, कि साँप का प्रतीक ऐसा होता है, साँप आटे से लंबे सा वो बना दिया। तो ये प्रतीकात्मक खेल ही है, यानी कि चिन्हों का इस्तेमाल करके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना? ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये कर क्या रहे हैं भाई? ऐसे किया आप लोगों ने कभी बचपन में? जानबूझ के पानी में जाना, है ना? मम्मी बाद में पकड़-पकड़ के कूटती थी, कहाँ कपड़े गंदे करके आए हो। सही है सर। क्या बोल रहे हो? बहुत स्लो चल रहा है क्लास, बोल रहे हैं छोटू कुमार। अच्छा, स्लो चल रहा है क्या क्लास?
मैं तो चाह रहा था थोड़ा सा यार कि आपके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े और प्यार मोहब्बत से क्लास चलती रहे, है ना? आप लोग बताओ, स्पीड बढ़ाएं? आप लोग बताओ भाई, किस कौन कौन चाहता है कि स्पीड बढ़ाएं? आपका एग्जाम्पल अच्छा लगता है, आगे एग्जाम्पल तो अच्छा लग रहा है, वो बात तो ठीक है, लेकिन यार ये लोग नाराज हो रहे हैं बाकी वाले कि स्लो चल रहे हैं। तो बताओ जरा इस कमेंट करके कौन कौन चाहता है कि तेज तेज चले, फिर यार थोड़े से एग्जाम्पल कम कर दूंगा मैं, बस इतना ही होगा आपका, है ना? मैं चाह रहा था कि दिमाग पे बर्डन ना पड़े, क्योंकि आप बाद में देखोगे, बाद में भी दिमाग पे जोर पड़ेगा। मैं चाह रहा कि साथ साथ ही थोड़ा सा चलती रहें चीजें। देखो, इसकी ट्रिक है आपका सेकंड अवस्था की। प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है। अब जैसी बातें आप कर रहे हो, सेम वही बातें ये कर रहा है ना? प्रतीक की गर्लफ्रेंड है आत्मा, तो प्रतीक गर्लफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है, प्रतीक आत्मा को कह रहा है कि तुम मेरे जीवन का केंद्र हो, है ना? तो यहाँ से आप जो है इसके सारे गुण याद रख सकते हो सेकंड अवस्था के। तो एक बार जो है इसको लाइन को याद कर लो। प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है। तो प्रतीक से क्या हो गया आपका? प्रतीकात्मक खेल, है ना? प्रतीकात्मक खेल हो गया। आत्म से क्या हो गया आपका? आत्मा से हो गया आपका आत्म केंद्रीयता। ठीक है, क्योंकि केंद्रीयता और आत्म केंद्रीयता दोनों ही गुण है इसके। सूचना से हो गया आपका सूचकता, सूचकता। और जीवन से हो गया आपका जीववाद। और केंद्र से हो गया आपका केंद्रीयता। ठीक है, बाकी उत्कर्मण्यता ऐसे याद रख लेना अपनी तरफ से। तो ये ट्रिक आपकी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। क्या बोल रहे हो? नो सर? नहीं सर, ठीक है, स्लो है। अरे नो और यस में मुझे कंफ्यूजन हो गया, आप कहना क्या चाह रहे हो? सही कुछ कह रहे हैं, सही चल रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा फास्ट है ना, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ओके। सही कह रहे हैं आप लोग, चलो। तो नेक्स्ट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं 7 से 11 वर्ष। ठीक है, ये 7 से स्टार्ट हो रही है आपकी, 2 से 7 तक कौन सी चली आपकी? पूर्व संक्रियात्मक। अब आती है आपकी मूर्त। इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, मूर्त। मूर्त मतलब होता है जो चीजें वास्तविक सामने हैं। तो जो चीजें सामने वास्तविक रूप से अवेलेबल हैं, उनके बारे में तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं। और जो चीजें सामने नहीं है, उनके बारे में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक पहेली है, अगर ब्लॉक्स वाली है ये वाली पहेली, तो इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, यानी कि बच्चा इस स्टेज वाला सॉल्व कर लेगा, क्योंकि वो वास्तव वास्तव में सामने है अवेलेबल। तो इनको तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ शब्दों में पूछा जाए कि आप हमसे बताइए कि ऐसे कि राहुल के पास जो है 15 किलो अनाज था, उसने उसमें से 4 किलो बेच दिया, 20 रुपए किलो के रेट से बेच दिया उसने। अब बताओ उसके पास में कितने पैसे हैं और कितना अनाज है? तो इसका सवाल का जवाब बच्चा नहीं दे पाएगा, क्योंकि बच्चा भी सामने जो चीजें हैं उसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, काल्पनिक रूप से नहीं कर सकता। और जो आप बात बोलते हैं वो काल्पनिक ही होती है, अमूर्त होती है। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, तब तक वो काल्पनिक ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या है कि मूर्त चिंतन तो आप बच्चा कर पाएगा, लेकिन अमूर्त नहीं कर पाएगा। तार्किकता बच्चे में आ जाती है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, क्योंकि पहेली सॉल्व कर रहा है। और वर्गीकरण करना सीख जाएगा चीजों को। जैसे कि मान लीजिए ब्लॉक्स हैं, अगर उससे आप कहेंगे कि हरे वाले ब्लॉक्स अलग कर दो, लाल वाले अलग कर दोगे, तो वो कर देगा। इतना आ जाता है। संरक्षण आ जाता है, संरक्षण मैं बता चुका हूँ पहले ही, है ना? मूल तत्व में और उस तत्व के द्वारा बनाई गई चीजों में अंतर होता है, ये चीज है ना? पलटावी गुण होता है आपका कि जहां से चीज को आपने शुरू किया है वापस वहीं पे आ जाना। यानी कि हर चीज का विपरीत पहलू होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि मान लीजिए 2 × 2 = 4 होता है ना? अब अगर वापस से 2 लाना हो तो हमें 4 से भाग करना पड़ेगा इसको। तो 4 को 2 से भाग देंगे फिर भी 2 आ जाएगा। अगर ये दोनों प्रक्रियाएं बच्चा जान चुका है कि इस तरह से 4 आएगा और 4 से वापस से 2 लाया जा सकता है, तो उसके अंदर पलटावी गुण यानी प्रतिवर्तीयता भी इसी को कहते हैं। यानी कि उसके अंदर पलटावी गुण है। और अगर ये बच्चा नहीं जान पाया अभी, तो इसका मतलब बच्चा तीसरी स्टेज में अभी पहुंचा ही नहीं है। तो ये पलटावी गुण होता है। इससे आप जो है और एग्जाम्पल ले सकते हो वास्तविक चीजों के। जैसे कि मिट्टी का एग्जाम्पल हमने लिया था, मिट्टी को गीली किया, मिट्टी से आपने घड़ा बना दिया। घड़े को फोड़ करके फिर से वापस मिट्टी बना दो, तो वापस से वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया, वापस वहीं आ जाना। इसको पलटावी गुण कहते हैं। क्रमबद्धता तो आपका क्रम से लगाना है चीजों को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 पेंसिल है अलग अलग आकार की,
तो आप पहले सबसे बड़ी रखेंगे, फिर उसके बाद में सबसे उसके उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, तो आप उसको क्रम में लगा पा रहे हैं, है ना? तो इसको क्रमबद्धता कहते हैं। बच्चा इस स्टेज में क्रमबद्धता कर लेगा। गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। बेसिक गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, ये चीजें बच्चे को आ जाती है ना। बहुत बड़ा बीज गणित नहीं आएगा, गणित के बेसिक रूल्स आ जाते हैं बच्चे को। तो कुल मिला के जो तीसरी स्टेज है ना, वो गणितीय गुणों की स्टेज है। मैं इसको गणितीय गुणों की स्टेज मानता हूँ पूरे को ही। इस पूरी चीज को गणितीय गुणों की स्टेज कहता हूं मैं, क्योंकि इस स्टेज में जितने भी गुण हैं वो गणित के ही हैं। देखो, मूर्त चिंतन जिसमें करेगा बच्चा वो गणित ही है। तार्किकता किसमें आती है? गणित में। वर्गीकरण किसका हिस्सा है? गणित का। क्रमबद्धता किसका? गणित का। पलटावी गुण गणित का हिस्सा है। तो ये सारी ये स्टेज जो है ना, ये एक्चुअल में गणित को सीखने की शुरुआती स्टेज है। तो इसमें बच्चे को गणित के बेसिक चीजें समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे तीसरी अवस्था के गुण तो ये हो जाते हैं आपके, ठीक है। अब इसकी ट्रिक ये है, आप इसको याद ऐसे रखेंगे। रक्षा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग के गणित के छात्रों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ। क्या कहा? रक्षा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग के गणित के छात्रों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ। ये लाइन आप याद रख लेंगे। अब देखो इसमें रक्षा से क्या आ जाता है आपका? रक्षा से आता है आपका संरक्षण, ठीक है। रक्षण यानी कि संरक्षण। तो ये आ गया रक्षा से। पलटी, पलटी से आ जाता है पलटावी गुण आपका, ठीक है। पलटावी गुण। तर्क से आ जाता है आपका तार्किकता, तार्किकता इस गुण में आ जाता है आपका। सी मैंने इसलिए रखा क्योंकि तीसरी स्टेज है, आप इसको याद रख सकते हैं। सी तीसरे नंबर पे ना आता है, ए बी सी। तो सी मतलब सी वाला तीसरा वाला ये चरण है आपका। वर्ग से आ जाता है आपका वर्गीकरण। गणित से तो आपका गणितीय गणितीय चीजें आई गई है ना, गणितीय गणितीय संक्रियाएं। क्रमबद्धता अपने आप में पूरा का पूरा एक शब्द है, और मूर्त चिंतन भी अपने आप में पूरा शब्द है। तो देखो सारे गुण आपके एक ही लाइन में समाहित हो गए। ये वाली लाइन का रट्टा मार दो जल्दी से, फटाफट से, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अब आपको? ठीक है। सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ, आज की क्लास में सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये थोड़े से बड़े टॉपिक होते हैं, बाकी के आगे के तो छोटे टॉपिक रहेंगे। भाई वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप, काफी देर से रुके पड़े हैं हमारे लाइक। 2300 होने वाले हैं, तो जरा करो जल्दी से वीडियो को लाइक एक बार। देखिए आगे है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। चौथे नंबर पे आपकी स्टेज आ रही है, 11 से 18 साल वाली है। इसकी सबसे मेन जो गुण है वो है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। पहले, अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि बच्चा मूर्त चिंतन कर रहा था। जो चीजें सामने अवेलेबल है उनके बारे में तो चिंतन कर पा रहा है, जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अमूर्त करने लगा बच्चा, यानी कि जो चीजें सामने नहीं भी है उसके बारे में भी बच्चा चिंतन कर सकता है। अगर वास्तविक ऐसे ही पूछोगे ना सवाल आप मुंह से, कि बताओ राहुल के पास जो है 40 किलो चीनी थी, उसने 20 किलो चीनी जो है रामू को दे दी, और 3 किलो जो है उसने सीमा को दे दी, और उससे जो है उसने 50 रुपए लिए, उससे जो है उसने 120 रुपए लिए। बताओ उसके पास कितने रुपए हुए, कितने चीनी बची? तो वो बता देगा, क्योंकि वो अब काल्पनिक रूप से सोच सकता है। तो काल्पनिक चिंतन आ जाता है, बच्चा परिपक्व हो जाएगा, यानी कि संज्ञानात्मक रूप से बच्चा परिपक्व हो जाता है, अब उसको चीजें समझ में आने लगती है। कथनात्मक चिंतन वही है कि जो शाब्दिक रूप से भी बात कर रहे हैं तो उस पे भी। संक्रियाओं पे संक्रियाएं एक शब्द आता है इसमें, तो उसका मतलब भी यही होता है कि जो कैलकुलेशंस हैं वो मानसिक रूप पे ही कर पा रहा है, दिमाग में ही, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। इसकी ट्रिक यही है सिंपल सी, कल्पना परिपक्व हो गई है और निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन अब करती है। ये कल्पना है, यहाँ पे देख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये परिपक्व हो गई है, बड़ी हो गई है, और निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन करने लगी है। तो कल्पना से आपका काल्पनिक चिंतन हो गया, परिपक्वता से आपका परिपक्वता हो गया, निगमनात्मक से आ जाता है निगमनात्मक चिंतन बच्चा करता है इसमें, और अमूर्त चिंतन अपने आप में पूरा का पूरा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? अब बताओ चारों स्टेज आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है चारों स्टेज में? क्या सर बात नहीं सुन पा रहे हो? क्या बात बताओ भाई, क्या बात है? मैंने अभी कमेंट आपकी अभी देख रहा हूँ मैं, काफी देर से मैं देख ही नहीं रहा था। जख्मी छात्र, अरे ये कौन है भाई, जख्मी शेर? गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा सिद्धांत समझ में आ गया ना?
अब इससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करो चलो। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, पुनर्बलन, पूर्वाभ्यास या कलन विधि? चलो फटाफट अपना आंसर लिखो कमेंट में। यस सर, हो गई। ओके, वेरी गुड। चलो प्रश्न सॉल्व करो, मेरे भी गले को थोड़ा आराम मिलेगा 10-20 सेकंड का। इतना बोलना पड़ता है भाई साहब, आपको समझ नहीं आता ये बात कि गले में पूरी खराश हो जाती है एकदम। कोई फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को 11 से 15 भी बताते हैं? हाँ, मैंने शुरू में ही बताया। मंजू देवी जी, मैंने ये बात शुरू में ही बता दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जरूर आप कहोगे। तो ये अगर हम बात करें, तो मैं आपको बताता हूँ, एक किताब आती है अरुण कुमार की साइकोलॉजी, तो वो बताते हैं 11 से 15 साल। और एक एस के मंगल की साइकोलॉजी की किताब आती है, वो बताते हैं 11 से 18 साल। तो दोनों मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग बात छापी है, लेकिन इसका मकसद ये है कि 11 से ऊपर है बच्चा, बस इतना है। यहाँ पे बात करें तो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया अनुकूलन के द्वारा होगी, है ना। अनुकूलन के दो भाग हैं, वो हमने पढ़ लिए थे अडेप्टेशन के, समायोजन और समावेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? तो बताएंगे कौन से ऑप्शन आपका सही होगा। चलो कमेंट में अपना आंसर लिखो। हाँ जी, फटाफट लिखते रहो अपना आंसर। हाँ, चाय पियो अदरक वाली। चाय बना के कौन देगा मुझे? चाय तो मैं पी लेता। देखो, जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, तो संक्रियाओं पर संक्रियाएं भी काल्पनिक होती हैं। और इसने आगे लिख भी दिया है कि परिकल्पनात्मक चिंतन बच्चा कर पा रहा है। अगर परिकल्पनात्मक चिंतन बच्चा कर पा रहा है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पहुंच चुका है। मैंने औपचारिक शब्द यूज किया था वहां पे। हाँ ठीक है, औपचारिक भी कहते हैं इसको। और अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक दोनों कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता कौन सी अवस्था में आएगी, या कौन सी अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है? बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो फटाफट लिखो अपना आंसर। लिखो फटाफट अपना आंसर, लिखते रहो। जवाब नहीं देते किसी भी एसएमएस का, महरोज अली। अरे देते हैं भाई, आवाज जवाब दे रहे हैं आपको। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? देखिए यहाँ पे बात करें तो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता आपकी क्या कहलाएगी? हाँ सॉरी, कौन सी अवस्था में आएगी? तो प्रतीकों के निर्माण से आपने अभी अभी पढ़ा है प्रतीकात्मक चिंतन, है ना। प्रतीकात्मक चिंतन पढ़ा है ना। तो ये दूसरी अवस्था का गुण है आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आ गया आपका। प्रीति ने, है ना, प्रीति वाला आपका था ना, ट्रिक ही आपका। आपको ट्रिक याद हो गई। प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी, तो प्रतीक और आत्मा मिलके क्या बन जाते हैं? प्रतीकात्मक। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आपका, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं को तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलता है? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो फटाफट लिखो अपना आंसर। हम्म देखो यहाँ पे एक हिंट छुपा हुआ है छोटा सा, और वो ये है कि बच्चा गोलाकार वस्तु की जगह जब समकोण वस्तुओं को पकड़ने जा रहा है, तो पकड़ने के तरीके में क्या कर रहा है? बदलाव कर रहा है, यानी कि बदलती है, बदलाव। तो हमने अभी अभी सीखा है कि जब बच्चा किसी भी नई चीज को सीखने के लिए अपने पुराने तरीके में बदलाव करता है, तो उसको समायोजन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसको कहेंगे हम समायोजन। वैसे भी बाकी चीजें जो है, अनुबंधन तो इसमें आता नहीं है आपका। अनुबंधन तो व्यवहारवाद से रिलेटेड है, जीन प्याजे से है नहीं। विषयकता से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। स्कीमा स्कीमा सिर्फ विचार को कहते हैं, इसमें विचार नहीं, इसमें एक्टिविटी है और अलग चीज है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्याजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपका संवेदी अनुभव, प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार। तो इसमें 4 शब्द दिए गए हैं जिनको आगे पीछे लिखा गया है। तो इनमें से सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है आपको। चलो लिखो अपना आंसर। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा, ऐप से जाके नोट्स लो, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हाँ जी, अपना आंसर लिखते रहो। देखिए यहाँ पे बात करें तो प्याजे के हिसाब से पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी अनुभव आना है तो ये तो हो नहीं सकते, आपके दोनों ही कट हो जाएंगे। सिंपल है। दो तो आपके पहले ही कट हो गए, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इनको। सिर्फ इन दो को पढ़ो। पहला गुण है आपका संवेदी अनुभव। दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका गुण होता है प्रतीकात्मक चिंतन। तो प्रतीकात्मक इसमें आ चुका है, यही सही आंसर होगा। क्योंकि संवेदी के बाद प्रतिवर्तनीयता यानी कि पलटावी गुण नहीं आ सकता, तीसरी अवस्था नहीं आ सकती। पहली के बाद तो दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी अवस्था का गुण है प्रतिवर्तनीयता, और चौथी अवस्था का गुण है परिकल्पना करना। तो यहाँ पे सही क्रम है आपका सेकंड ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, जीन प्याजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची, पहला ऑप्शन है बच्ची को द्वितीय स्तर के अनुबंधन करने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। तीसरा है आपका बच्ची को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए। और डी है आपका कि बच्ची को बारंबार वेधन और अभ्यास करने के लिए कार्य देने चाहिए। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो कमेंट में आंसर लिखो। सर ब्रेक कब दोगे? अच्छा ब्रेक चाहिए आपको, थक गए क्या? चलो लिखो अपना आंसर लिखो। भाई वीडियो को लाइक भी करते रहो सब लोग, है ना। देखो, जीन प्याजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची को क्या करना होगा? द्वितीय स्तर के अनुबंधन। तो अनुबंधन तो आपका व्यवहारवाद से रिलेटेड होता है। जो आपके थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ना, कुत्ते बिल्ली वाले, वो होते हैं अनुबंधन वाले। जब आप उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध बिठाते हैं। बच्ची को हर कार्य के लिए पुरस्कार देना भी गलत होता है, क्योंकि इससे बाह्य अभिप्रेरणा बढ़ती है। बच्चा अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहेगा। सक्रिय अन्वेषण के मौके देंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था खोज और निर्माण का सिद्धांत। तो बच्चे के लिए यही कहते हैं जीन प्याजे कि बच्चा एक्टिव रहना चाहिए आपका। और बच्चा अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब खोज करना होता है, जानकारी को खुद से ढूंढना। बार बार वेधन और अभ्यास करना, ये रट्टा मारना ही होता है। बार बार वेधन का मतलब रट्टा मारना ही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलो फटाफट से लिखो। सर जी अम्मी कहती है लाइक ना करो, लाइक करना मना होता है। क्यों भाई, लाइक करने से किसी का नुकसान हो रहा है? लाइक करने को मना कर रहे हैं आप? अपनी मम्मी से मेरी बात करवाइए। हमें लाइक चाहिए, ठीक है। लाइक करो सब। मम्मी से भी कहो अपने फोन से, मम्मी भी लाइक करेंगे। देखो, जीन प्याजे के सिद्धांत में वस्तुओं को क्रम से लगाना, अब क्रम से लगाने की बात कर रहे हैं तो क्रमबद्धता वाला गुण हमने पढ़ लिया। क्रमबद्धता कौन सी अवस्था में आएगा? क्रमबद्धता आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, पहला ऑप्शन है उन्होंने बच्चों को सक्रिय कर्ताओं के रूप में नहीं देखा। दूसरा है उन्होंने अधिगम में भाषा की महत्वपूर्णता प्रस्तावित की। तीसरा है आपका उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। फोर्थ है आपका उन्होंने इनाम और सजा के प्रयोग को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। हाँ जी।
अगर ब्रेक देना है तो 7 बजे दीजिएगा सर। अच्छा, 7 बजे क्या काम है आपको कुछ? चलो 2500 लाइक पे ब्रेक करेंगे, 2300 लाइक हो गए हमारे। 200 लाइक कंप्लीट करो, उसके बाद में ब्रेक लो। जल्दी से 200 लाइक कंप्लीट करो, 2500 लाइक पे ब्रेक लेंगे, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की आलोचना क्या है बताओ? सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखते भाई, सक्रिय के तो देखते हैं क्योंकि वो पहले से ही सक्रिय रख रहे हैं बच्चों को। उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की नहीं। भाषा की जो महत्वपूर्णता बताते हैं वो वाइगोत्स की बताते हैं, जीन पियाजे नहीं बताते। ये भाषा को इम्पोर्टेंट नहीं मानते। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, ये बात है सच। इनकी आलोचना ये है कि इन्होंने ये कह दिया कि हर बच्चा सेम उम्र में यही काम करेगा। उस वो अब किस संस्कृति का है, किस देश में रह रहा है, कहाँ पे उसको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया। तो अगर एक बार बताओ, समाज अच्छा नहीं मिला बच्चे को, वातावरण अच्छा नहीं मिला, यानी कि बच्चा स्कूल ही नहीं गया। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे हो पाएगा? उम्र तो हो गई उसकी 7-8 साल, मान लो बच्चे की उम्र हो गई 10 साल, बच्चा स्कूल नहीं गया, तो बच्चा दूसरे की तुलना में पिछड़ा नहीं रह जाएगा, बच्चा तो पहुंचेगा ही नहीं ना तीसरी अवस्था में। तो यहाँ पे फर्क पड़ता है समाज का, कि समाज बच्चों को कैसा मिल रहा है, लेकिन इन्होंने कोई बात इसका कहीं जिक्र नहीं किया। इसलिए इनको जो है दूसरे मनोवैज्ञानिक ने उंगली करती कि तूने ये भी बात जो है ये छोड़ दी है ना। इनाम